नमस्कार दोस्तों, बहुत स्वागत है आप सभी का तदेव आईएएस अकेडमी में। इस लेक्चर में हम कंटिन्यू करेंगे राजनीतिक तंत्र से संबंधित जो एमसीक्यू हम कवर कर रहे थे उनको, और इसका ये पार्ट 8 है। ये 8वां भाग है और इसमें पिछले 25 वर्षों के प्रश्नों का अवलोकन किया जा रहा है। 1995 से लेकर 2019 तक के सवालों का यहाँ पे अवलोकन होगा जो किस परीक्षा में पूछे गए। ये है यूपीएससी की सीएससी परीक्षा यानी सिविल सेवा परीक्षा की प्रारंभिक परीक्षा में पूछे गए सवाल है। अब तक वीडियो हिंदी भाषा में लेकर आ रहा हूँ। मेरा नाम देवव्रत नेगी है। वीडियो शुरू करने से पहले आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी दे दूँ कि भारतीय इतिहास से संबंधित जो सारे एमसीक्यूज हैं जो कि प्रीलिम्स परीक्षा में पूछे गए पिछले 25 वर्षों में, वो सारे कंप्लीट करा दिए गए हैं। आई बटन पर क्लिक करके आप उन लेक्चर तक पहुंच सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक दे दी गई है, उस लिंक की सहायता से भी आप उन लेक्चर तक पहुंच सकते हैं। शुरू करते हैं इस लेक्चर को। निम्नलिखित में से कौन से मूलतः समावेशी शासन के अंग कहे जा सकते हैं? समावेशी शासन के अंग कहे जा सकते हैं। ये सवाल 2012 में पूछा गया है। इसके बाद हम लगाते हैं फिल्टर, और फिल्टर में हम देखते हैं कि ये क्या हमको देखना है, सही देखना है या गलत देखना है। तो निम्नलिखित कोटों के आधार पर सही उत्तर चुनिए। तो सही वाला उत्तर हमको यहाँ पे चुनना है। चलिए कथन को देखते हैं। गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को बैंकिंग करने की अनुमति प्रदान करना, क्या ऐसा है समावेशी शासन के अंतर्गत? नहीं, ऐसा नहीं है, ये गलत है। सभी जिलों में प्रभावी जिला योजना समितियां गठित करना, हाँ ये है इसके अंतर्गत, समावेशी शासन के अंतर्गत आता है ये। और जन स्वास्थ्य पर सरकारी व्यय में बढ़ोतरी करना, ये भी समावेशी शासन के अंतर्गत आता है। अगला है दोपहर का भोजन योजना का सशक्तिकरण करना, ठीक है, तो ये भी इसके अंतर्गत आता है समावेशी शासन के अंतर्गत। तो पहला कथन यहाँ पे गलत है, दूसरा, तीसरा और चौथा सही है। इसके अंतर्गत हम ऑप्शन देख लेते हैं, केवल 1, 2, केवल 3, 4, केवल 2, 3 और 4, या फिर 1, 2, 3 और 4। तो यहाँ पे 2, 3 और 4 है, तो आंसर हो जाएगा इसका सी। आंसर हो जाएगा इसका सी। समावेशी शासन के अंतर्गत सभी जिलों में जिला योजना समितियां संगठित करना, जन स्वास्थ्य पर सरकारी व्यय में वृद्धि तथा दोपहर का भोजन योजना का सशक्तिकरण शामिल है। आंसर है इसका सी। अगला सवाल है, लोक निधि के फलोत्पादक और आशयित प्रयोग को सुरक्षित करने के साथ साथ भारत में नियंत्रक महालेखा परीक्षक CAG के कार्यकाल का महत्व क्या है? CAG के कार्यकाल का महत्व संबंधित यहाँ पे कुछ कथन दिए गए हैं। हमको पता नहीं है कि उपरोक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है। यह सवाल सन 2012 में पूछा गया। चलिए हम यहाँ पे चेक करते हैं। CAG संसद की ओर से राजकोष पर नियंत्रण रखता है जब भारत का राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपात या वित्तीय आपात की घोषणा करता है। क्या ऐसा करता है CAG? नहीं, ऐसा नहीं है, ये गलत है। अगला है, CAG की मंत्रालयों द्वारा कार्यान्वित परियोजनाओं या कार्यक्रमों पर जारी किए गए प्रतिवेदनों पर लोक लेखा समिति विचार विमर्श करती है। क्या ऐसा है? हाँ, ऐसा बिल्कुल है। CAG के मंत्रालयों द्वारा कार्यान्वित परियोजना या कार्यक्रमों पर जारी किए गए प्रतिवेदनों पर लोक लेखा समिति विचार विमर्श करती है। अगला कथन है यहाँ पे, CAG के प्रतिवेदनों से मिली जानकारियों के आधार पर जांचकर्ता एजेंसियां उन लोगों के विरुद्ध आरोप दाखिल कर सकती हैं जिन्होंने लोक निधि प्रबंधन में कानून का उल्लंघन किया हो। क्या ऐसा प्रावधान है? हाँ, ऐसा है। ठीक है, तो दूसरा और तीसरा कथन यहाँ बिल्कुल सही है। चौथा हम देखते हैं, CAG को ऐसी निश्चित न्यायिक शक्ति प्राप्त है कि सरकारी कंपनियों के लेखा परीक्षा और लेखा जांचते समय वह कानून का उल्लंघन करने वालों पर अभियोग लगा सके। क्या ऐसी शक्तियां प्राप्त है? नहीं, ऐसी शक्तियां प्राप्त नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे पहला और चौथा जो कथन है वो गलत है, दूसरा और तीसरा कथन सही है। उसके अंतर्गत हम ऑप्शन देख लेते हैं, केवल 1, 3, 4, केवल 2, 2 और 3, 1, 2, 3, 4। तो दूसरा और तीसरा कथन यहाँ पे सही है, यानी कि आंसर हो जाएगा सी, केवल 2 और 3। ठीक है, केवल 2 और 3 यहाँ पे कथन सही है। अगला सवाल है, भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति के समय क्या चीजें आवश्यक होगी? यहाँ पे 4 ऑप्शन में से बताना है। वो सन 2012 में सवाल पूछा गया है। जरूरी नहीं कि वह संसद के दोनों सदनों में से एक का आवश्यक रूप से सदस्य हो, परंतु उसे 6 माह के अंदर आवश्यक रूप से दोनों में से एक का सदन हो जाना चाहिए। 2 सदन है, राज्यसभा और लोकसभा। ठीक है, दोनों में से किसी एक का सदस्य वो ना भी हो तो 6 माह के भीतर वो उस 6 माह के भीतर दोनों में से किसी एक का वो सदस्य हो जाने चाहिए, किसी एक सदन का सदस्य हो जाने चाहिए। क्या ऐसा जरूरी है या क्या ऐसा प्रावधान है? हाँ, बिल्कुल ये प्रावधान है, ये कथन बिल्कुल सही है। ठीक है, यदि वह दोनों सदनों का सदस्य नहीं भी है तो भी वो प्रधानमंत्री बन सकता है। ठीक है,
तो ऐसा है तो ऐसा प्रावधान है, आंसर इसका ए है। और हम देख लेते हैं, जरूरी नहीं कि वह संसद के दोनों सदनों में से किसी में से एक आवश्यक रूप से सदस्य हो, परंतु 6 माह के भीतर लोकसभा का सदस्य हो जाना चाहिए, ये गलत है। संसद के दोनों सदनों में से एक का आवश्यक रूप से सदस्य होना चाहिए, ये भी नहीं है। तो आवश्यक रूप से लोकसभा का सदस्य होना चाहिए, ये भी नहीं है। आंसर है इसका ए। भारत के प्रधानमंत्री को नियुक्ति के समय उनका संसद सदस्य होना आवश्यक नहीं है, परंतु उसे 6 माह के भीतर संसद के किसी भी सदन की सदस्य लेनी होगी, अन्यथा अपने पद से त्यागपत्र देना पड़ेगा। ऐसा प्रावधान है प्रधानमंत्री की नियुक्ति के समय। अगला सवाल है, लोकसभा और राज्यसभा के बीच गतिरोध की किस स्थिति या किन स्थितियों में संसद की संयुक्त बैठक बुलाई जाती है? निम्नलिखित कूटों के आधार पर सही उत्तर हमको चुनना है। 2012 में सवाल पूछे गए हैं, तो देखते हैं सही वाले कौन से हैं। साधारण विधि निर्माण को पारित करने की स्थिति में, धन विधेयक को पारित करने की स्थिति में, संविधान संशोधन विधेयक को पारित करने की स्थिति में। संयुक्त बैठक को बुलाने का यहाँ पे जो प्रावधान है, लोकसभा और राज्यसभा के बीच गतिरोध की स्थिति में किन स्थितियों में संसद की संयुक्त बैठक बुलाए जाने का प्रावधान, ये हमको बताना है या बुलाई जाती है। तो यहाँ पे है साधारण विधि निर्माण को पारित करने की स्थिति में, ऐसा बिल्कुल सही है, ठीक है। साधारण विधि निर्माण को पारित करने की स्थिति में संयुक्त बैठक बुलाई जा सकती है, लेकिन यहाँ पे धन विधेयक को पारित करने के लिए संयुक्त बैठक नहीं बुलाई सकती, और संविधान संशोधन विधेयक को पारित करने के लिए भी संयुक्त बैठक नहीं बुलाई जा सकती। धन विधेयक को पारित करने की स्थिति में बिल्कुल नहीं बुलाई सकती, और संविधान संशोधन विधेयक को पारित करने की स्थिति में नहीं बुलाई जा सकती। इसमें जो तीसरा वाला है, संविधान संशोधन विधेयक को पारित करने की स्थिति में अलग अलग सदनों में इसका जो विधेयक पारित होना आवश्यक है, ठीक है। तो दूसरा और तीसरा कथन यहाँ पे गलत है, तो केवल एक सही है इसका, तो आंसर हो जाएगा इसका एक, केवल एक। साधारण विधि निर्माण को पारित करने की स्थिति में संसद की संयुक्त बैठक बुलाई जाती है। धन विधेयक एवं संविधान संशोधन के मुद्दे पर संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं है, ठीक है। आंसर है इसका ए। यदि राज्यसभा किसी धन विधेयक में सारभूत संशोधन करती है, सारभूत को इंग्लिश में बोलते हैं सब्सटेंटिव अमेंडमेंट, सारभूत संशोधन करती है, तो तत्पश्चात क्या होगा? तो यहाँ पे हमको बताना 2013 का ये सवाल है, लोकसभा राज्यसभा की अनुशंसाओं को स्वीकार करे या अस्वीकार करे, इस विधेयक पर आगे कार्रवाई कर सकती है। लोकसभा राज्यसभा की अनुशंसाएं जो है उसको स्वीकार करे या फिर अस्वीकार करे, कोई भी कंडीशन हो, इस विधेयक पर आगे कार्य कर सकती है। क्या लोकसभा ऐसा कर सकती है? हाँ, ऐसा बिल्कुल कर सकती है, ठीक है। तो ये कथन यहाँ पे सही है इस प्रश्न के लिए। और हम देख लेते हैं, लोकसभा विधेयक पर आगे कोई विचार नहीं कर सकती, ऐसा गलत है। लोकसभा विधेयक को पुनर्विचार के लिए राज्यसभा में लौटा सकती, ऐसा नहीं है, ये कथन भी गलत है। और राष्ट्रपति विधेयक को पारित करने के लिए संयुक्त बैठक आहूत कर सकता है, ऐसा भी बिल्कुल नहीं है, ठीक है। धन विधेयक के बारे में पूछा गया तो आंसर हो जाएगा इसका, लोकसभा राज्यसभा की अनुशंसाओं को स्वीकार करे या अस्वीकार करे, इस विधेयक पर आगे कार्रवाई कर सकती है। धन विधेयक संशोधन के बाद लोकसभा में वापस आएगा, और यह अब लोकसभा पर निर्भर है कि लोकसभा उन संशोधनों को पूरी तरह से या आंशिक रूप से स्वीकार या अस्वीकार करेगी। अगर लोकसभा संशोधन के बिना या साथ धन विधेयक को स्वीकार करती है, तो धन विधेयक दोनों सभाओं द्वारा पारित हुआ यह माना जाता है, ठीक है। आंसर इसका ए। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है, ये हमको बताने हैं। ऑप्शन दिए गए यहाँ पे 4। भारत में एक ही व्यक्ति को एक ही समय में 2 या अधिक राज्यों में राज्यपाल नियुक्त नहीं किया जा सकता है। कैसा प्रावधान है? ऐसा प्रावधान नहीं है, ये कथन यहाँ पे गलत है। ऐसा किया जा सकता है, एक ही व्यक्ति को एक ही समय में 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है, ठीक है। तो पहला कथन यहाँ पे गलत है। भारत में राज्यों के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश राज्य के राज्यपाल द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। भारत में राज्यों के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश राज्य के राज्यपाल द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, ठीक वैसे ही जैसे उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। क्या ऐसा है? ऐसा नहीं है, ये गलत है। अभी मैं आपको बताऊंगा क्यों ये गलत है, ठीक है। ये तीसरा चौथा ऑप्शन हम देख लेते हैं। भारत के संविधान में राज्यपाल को उसके पद से हटाने हेतु कोई भी प्रक्रिया अधिकथित नहीं है, तो ये कथन यहाँ पे सही है, ठीक है। चौथा है, विधायी व्यवस्था वाले संघ राज्य क्षेत्र में मुख्यमंत्री की नियुक्ति उपराज्यपाल द्वारा बहुमत समर्थन के आधार पर की जाती है, तो ऐसा भी सही नहीं है, ये गलत है, ठीक है। चलिए इसके बारे में हम देखते हैं। राज्यों के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति सुप्रीम कोर्ट कोलिजियम द्वारा की जाती है।
और उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति से पहले सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम नाम प्रस्तावित करके केंद्र सरकार को भेजता है। केंद्र सरकार के कानून मंत्रालय द्वारा उस नाम की अनुमति के बाद मुख्य न्यायाधीश के नाम की घोषणा की जाती है और राज्य का राज्यपाल उस जज को राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की शपथ दिलाता है। ठीक है, तो यहाँ ऐसा प्रावधान है, इस कारण ये दूसरा कथन यहाँ पे गलत है। ठीक है, अगला है दिल्ली के मुख्यमंत्री की नियुक्ति दिल्ली की विधानसभा में बहुमत दल का नेता करता है। यहाँ पे क्या बोला गया था, विधायी व्यवस्था वाले संघ राज्य क्षेत्र में, यानी जो केंद्र शासित प्रदेश है, सॉरी केंद्र शासित प्रदेश और जिनमें विधायी व्यवस्था है, ठीक है, तो वहां पे मुख्यमंत्री की नियुक्ति उपराज्यपाल द्वारा बहुमत समर्थन के आधार पर की जाती है। तो ऐसा नहीं है, यहाँ पे बहुमत दल का नेता नियुक्त करता है, ठीक है, मुख्यमंत्री, जबकि दिल्ली के मुख्यमंत्री को शपथ उपराज्यपाल दिलाता है। ठीक है, तो ये इसका एग्जाम्पल है, जो यहाँ पे जो गलत कथन दिए गए उसको सही करते हुए इसका एग्जाम्पल यहाँ पे बताया गया। तो इस प्रश्न का आंसर है सी, संविधान ने ऐसी कोई विधि नहीं बनाई है जिसके तहत राष्ट्रपति राज्यपाल को हटा दे। इसलिए वीपी सिंह के नेतृत्व वाली राष्ट्रीय मोर्चा सरकार 1989 ने उन सभी राज्यपालों से त्यागपत्र मांग लिया था जिन्हें उनकी पूर्ववर्ती सरकार कांग्रेस ने नियुक्त किया था। ठीक है, इसलिए आंसर यहाँ पे सी है। अगला सवाल है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2013 में सवाल पूछा गया है, भारत के महान्यायवादी संबंधित है यह सवाल। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा है या कौन से सही है, ये हमको बताने हैं। 4 कथन यहाँ पे हैं। लोकसभा की कार्यवाही में भाग ले सकता है जो भारत का महान्यायवादी रहता है। लोकसभा की किसी समिति का सदस्य हो सकता है। लोकसभा में बोल सकता है। लोकसभा में मतदान कर सकता है। तो यहाँ पे देखते हैं, हम चेक करते हैं, लोकसभा की कार्यवाही में भाग ले सकता है, तो ऐसा बिल्कुल सही है। लोकसभा की किसी समिति का सदस्य हो सकता है, तो ऐसा भी है, ये कथन भी सही है ना। तो यहाँ पे लोकसभा में बोल सकता है, ये कथन भी सही है। लोकसभा में मतदान कर सकता है, लेकिन ये कथन यहाँ पे गलत है। ठीक है, चौथा कथन यहाँ पे गलत है। तो 1, 2 और 3 वाले 3 कथन यहाँ पे सही है, वो ऑप्शन हम देख लेते हैं। केवल 1, 2 और 4, 1, 2, 3 और केवल 1 और 3, तो 1, 2 और 3 कथन यहाँ पे सही, आंसर हो जाएगा इसका सी। भारत का महान्यायवादी किसी भी संसदीय मंत्री पद के समांतर है, वह दोनों सभा में किसी के भी कार्यवाही में भाग ले सकता है और वह लोकसभा की किसी भी समिति का सदस्य हो सकता है। लोकसभा या संसद में बोलने का अधिकार उसको है पर उसे वोट देने का अधिकार नहीं है। ठीक है, महान्यायवादी के बारे में ये अन्य जानकारी हमने यहाँ पे देखे। अगला सवाल है, संसद अंतर्राष्ट्रीय संधियों को भारत के किसी भाग अथवा संपूर्ण भारत में लागू करने के लिए कोई भी कानून बना सकती है। यहाँ पे ऑप्शन यहाँ पे दिए गए, सभी राज्यों की सहमति के द्वारा, बहुसंख्य राज्यों की सहमति से, या फिर संबंधित राज्यों की सहमति से, या बिना किसी राज्य की सहमति से। तो यहाँ पे आंसर है डी। ठीक है, संसद अंतर्राष्ट्रीय संधियों को भारत के किसी भाग अथवा संपूर्ण भारत में लागू करने के लिए कोई भी कानून बना सकती है बिना किसी राज्य की सहमति से। आंसर इसका डी, आंसर हो जाएगा इसका डी। संसद संघ सूची में दिए गए किसी भी विषय पर कानून बना सकती है, उसे किसी राज्य की सहमति की आवश्यकता नहीं है। अगला सवाल है, भारत के संदर्भ में संसदीय शासन प्रणाली में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से सिद्धांत संस्थागत रूप में निहित है। कौन सा या कौन से सिद्धांत संस्थागत रूप में निहित है, 2013 में सवाल पूछा गया है। इसके बाद हम फिल्टर लगाते हैं, यानी हम ये चेक करते हैं कि सही या गलत ये प्रश्न पूछा है। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करते हुए सही उत्तर हमको चुनना है। तो हमने यहाँ पे फिल्टर लगाया, फिल्टर के बाद हमको पता चला कि सही वाले जो कथन है वो हमको चुनना है। ठीक है, मंत्रिमंडल के सदस्य संसद के सदस्य होते हैं। जब तक मंत्रियों को संसद का विश्वास प्राप्त रहता है तब तक ही वे अपने पद पर बने रहते हैं, और राज्य का अध्यक्ष ही मंत्रिमंडल का अध्यक्ष होता है। तो यहाँ पे राज्य का अध्यक्ष ही मंत्रिमंडल का अध्यक्ष होता है, ऐसा नहीं है, ये कथन यहाँ पे गलत है। ठीक है, और यहाँ पे जब तक मंत्रियों को संसद का विश्वास प्राप्त है तब तक ही वे अपने पद पर बने रहते हैं, ये कथन यहाँ पे सही है। और मंत्रिमंडल के सदस्य संसद के सदस्य होते हैं, ऐसा यहाँ पे सही है। ठीक है, तो केवल 1 और 2 यहाँ पे सही है। कूट का प्रयोग करते हैं, उत्तर यहाँ पे चुनेंगे। केवल 1 और 2, केवल 3, 2 और 3, 1, 2, 3, तो आंसर हो जाएगा इसका ए, केवल 1 और 2। संसदीय शासन प्रणाली में मंत्रिमंडल के सदस्य संसद के सदस्य होते हैं, और संसद में अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा मंत्रियों को हटाया जा सकता है। और मंत्रिमंडल का अध्यक्ष मंत्रिमंडल का सचिव है, राज्य का अध्यक्ष नहीं। ठीक है, तो इस प्रकार ये तीसरा कथन यहाँ पे हमने गलत किए थे।
ठीक है, आंसर हो जाएगा इसका ए। 1 और 2 कथन यहाँ पे सही है। अगला सवाल है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2013 में सवाल पूछे गए, उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है, कौन सा सही है, ये हमको बताने हैं। केंद्र में मंत्रिपरिषद संसद के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। केंद्र में मंत्रिपरिषद संसद के प्रति, संसद में कौन कौन सी चीज आती है, लोकसभा, राज्यसभा और यहाँ पे है राष्ट्रपति। ठीक है, ये 3 चीजों से मिलकर यहाँ पे संसद बनती है। तो यहाँ पे बोला गया कि केंद्र में मंत्रिपरिषद संसद के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। तो यहाँ पहला कथन गलत है, क्योंकि ये केंद्र में मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। ठीक है, संघीय मंत्री भारत के राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेंगे और विधि निर्माण हेतु प्रस्ताव के बारे में प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को सूचित करेगा। तो यहाँ पे दूसरा और तीसरा कथन सही है। ठीक है, दूसरा और तीसरा कथन सही है। उपरोक्त कथनों में से कौन से सही है हमको बताने, केवल 1, केवल 2 और 3, केवल 1 और 3, 1, 2 और 3। तो आंसर हो जाएगा इसका बी, केवल 2 और 3। मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी और विधि निर्माण हेतु प्रस्ताव के बारे में प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को सूचित करेगा। और कोई भी संघीय मंत्री निजी रूप से, कोई भी संघीय मंत्री निजी रूप से राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। संघीय है, संघीय नहीं। ठीक है, संघीय मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। तो ठीक है, आंसर हो जाएगा इसका बी। आई होप ये 10 प्रश्न आपको समझ में आए होंगे। और हर सेट में हम 10 प्रश्न यहाँ पे कंप्लीट करते हैं और इसके बाद जो आखिरी सेट आता है, यानी जो सारे सेट कंप्लीट करने के बाद 10-10 प्रश्न के सेट कंप्लीट करने के बाद आखिरी सेट आता है, उसमें सारे जो प्रश्न है वो कंपाइल करके दे दिए जाते हैं। आप यदि एक एक करके देखना चाहते हो तो एक एक करके भी देख सकते हैं, या फिर आप इकट्ठा इन जो इस सीरीज के जो लेक्चर है इकट्ठा देखना चाहते हैं, या जो 80 प्रश्न हो चुके हैं या फिर आगे और भी आएंगे। ठीक है, तो इसमें 12 सेट होने वाले पूरे, तो 120 से ज़्यादा प्रश्न होंगे। तो सारे को एक साथ देखना तो भी आपके लिए एक वीडियो लास्ट में अपलोड कर दिया जाएगा, आप वो देख सकते हैं। फिर डेली आप इस प्रकार 10-10 प्रश्न करके भी एक सेट के द्वारा इन प्रश्नों को कंप्लीट कर सकते हैं। तो ये 10 प्रश्न यहाँ पर समाप्त होते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।